चलिए बात करते हैं आज फिर एक जबरदस्त और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इसके पहले हमने दो वीडियो हमने पहले ही पढ़ा है, जिसमें हमने ये बातें पढ़ा हुआ है कि मेंडल ने अपना प्रयोग कैसे किया, या फिर हमने ये जाना कि मेंडल ने अपने नियम में किन किन शब्दों का प्रयोग किया था। यानी कि मेंडल द्वारा प्रयोग की जाने वाली शब्दावली, कुछ ऐसे शब्द थे जो हमें जानने बेहद ज़्यादा ज़रूरी थे, जिसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम समझने वाले हैं कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया और क्यों किया, उसका कारण क्या था। साथ ही साथ दूसरा टॉपिक क्या है कि मेंडल ने उस पौधे के कितने लक्षण दिए। तो हम आपको बता देते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे को चुना था, मटर को चुना था, जिसके मतलब मेंडल ने मटर को क्यों चुना, इसका कारण हम अभी समझेंगे। लेकिन इससे पहले आप समझ लो कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के कौन कौन से लक्षण लिए थे। यानी कि एक चीज ध्यान रखना कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे को चुना था बाबू, मटर को चुना था। लेकिन मटर के उन्होंने सारे लक्षण लिए थे, लेकिन केवल किस चीज के बारे में उन्होंने अध्ययन नहीं किया था, पत्ती के बारे में। ये चीज दिमाग में फीड करके रखना। कभी अगर कोई पूछे कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस चीज के बारे में अध्ययन नहीं किया, तो वो क्या थी, पत्ती के बारे में उन्होंने नहीं पढ़ा था। मतलब उन्होंने पत्ती पे कोई प्रयोग नहीं किया। अब हम समझने वाले हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के कौन कौन से लक्षण लिए थे, कौन प्रभावी होगा, कौन अप्रभावी होगा। अगर आपको मेंडल का नियम पढ़ना है तो ये टॉपिक भी जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था शब्दावलियाँ, जीन क्या है, समयुग्मकी क्या है, विषम युग्मकी क्या है, संकर क्या है, संकरण क्या है, एक संकर संकरण क्या है, द्विसंकर संकरण क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, F3 क्या है। आई बात समझ में कि नहीं, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है। ये अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं जानेंगे तो मेंडल का नियम आपके बस का नहीं है पढ़ पाना, क्योंकि ये चीज़ें आपको बार बार इस्तेमाल की जाएंगी। और अगर आपको नहीं याद है तो फटाफट फिर से वो वीडियो देखें, लेकिन ये सारी जानकारी इकट्ठा करें। तो पहला पॉइंट, लक्षण। आप 3 कॉलम ऐसे बनाएंगे, इसमें लिखेंगे उन्होंने सबसे पहले किस चीज पर प्रयोग किया, तो उन्होंने मटर पे किया था। उन्होंने मटर के कौन से लक्षण लिया था, पौधे की लंबाई पहले लिया था, पौधे की लंबाई, जिसमें कौन कौन सा लक्षण लिया, पौधे की लंबाई में लिया था। पहला था भाई लंबा, और दूसरा क्या था, दूसरा था बौना। एक चीज ध्यान रखिएगा, वो क्या है, वो ये है कि लंबाई में प्रभावी कौन सा है, अप्रभावी कौन सा है, ये याद रखने की कोशिश करिएगा। क्योंकि अगर आप ये याद नहीं रख पाते तो आप आगे बहुत ज़्यादा गलतियां करेंगे। क्योंकि आपको ये याद रखना होगा कि प्रभावी कौन सा है और अप्रभावी कौन सा है। तो समझते हैं, पहला पॉइंट क्या लिया था उन्होंने, पौधे का कौन सा गुण लिया था, कौन सा लक्षण लिया था, लंबाई लिया था। और दूसरा उन्होंने क्या लिया, मैंने बताया ना, केवल पत्ती छोड़ दीजिए, बाकी हर चीज के बारे में उन्होंने लिया था। जैसे बीज का रंग लिया था, बीज का रंग कैसा था, बीज का रंग भाई पीला था। कैसा था, एक पीला था, एक कैसा था, हरा था। प्रभावी कौन वाला था, पीला, और अप्रभावी कौन था, हरा। तीसरा चीज उन्होंने लिया था, तीसरी चीज क्या लिया था उन्होंने, तीसरा लिया था बाबू बीज की आकृति। बीज की आकृति, आकृति का मतलब क्या, एक बीज था गोल और दूसरा कैसा था, झुर्रीदार, दूसरा था झुर्रीदार। और तीसरी चीज फिर क्या लिया था, तो तीसरी चीज हो गई, चौथा उन्होंने क्या लिया था, तो चौथे में उन्होंने लिया था बीज की आकृति हो गई, बीज का रंग हो गया, पौधे की लंबाई हो गई। अब आपका बचा फली का रंग या फिर फली की आकृति। फली की आकृति कैसी हुई थी भैया, एक थी फूली हुई, एक फूली हुई, और दूसरी कैसी थी, पिचकी थी।
हिचकी नहीं जी, पिचकी। ठीक है, 4 हो गया। 5वां क्या था भाई? फली का रंग। फली का रंग ले लीजिएगा, फली का रंग। अब यहां बेटा एक चीज देखो ध्यान से, यहां कई लोग गलतियां करते हैं। कौन सी गलती करते हैं? यहां एक बार पीला और हरा मिला है, अब यहां मिलता है हरा और पीला, तो यहां गलतियां हो जाती हैं, ज्यादातर होने के चांसेस है। लेकिन ध्यान में रखो, अगर क्रॉस जब आप करवाओगे, जब आप संकरण करवाओगे, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि क्रॉस में क्या लिया गया है, फली लिया गया है कि बीज लिया गया है। अगर फली लिया गया है तो प्रभावी हरा होगा, अगर बीज लिया गया है तो प्रभावी। बात समझ में आ रही कि नहीं? यहां बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, कई लोग यहां पे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। खुशबू, समझ में आ रही बात? तो देखिए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अगला टॉपिक समझते हैं। फली का रंग हो गया, फली की आकृति हो गई। 6वां पॉइंट ले लीजिए, फूल की स्थिति। क्या? फूल की स्थिति, या फिर जिसे कहते हैं पुष्प की स्थिति, है ना? इस क्या होता है? शीर्षस्थ या अग्रस्थ, है ना? कक्षस्थ, और इसका अपोजिट वाला क्या है भाई? इसका अपोजिट हो गया आपका अग्रस्त। इसे अग्रस्त कर दीजिए, इसे दूसरी भाषा में लिखिए भैया, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है। ठीक है, इसको आप कक्षस्थ लिखिए। मैं आपको फटाफट इसको सब बताऊंगा अभी, लेकिन आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, फली की आकृति हो गई, बीज की आकृति हो गई। ठीक है, कितने लक्षण हो गए? पौधे की लंबाई हो गया, बीज का रंग हो गया, बीज की आकृति हो गई, और एक बचा आपका क्या? 7वां आपका बचा पुष्प का रंग। क्या बचा? पुष्प का रंग। कैसा था? प्रभावी वाला कैसा था बेटा? लाल था। कैसा था? और अप्रभावी कैसा था? सफेद था। समझ गए? अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को, क्या कहना चाहता है मेंडल ने अपने प्रयोग में। पहली चीज तो किस पौधे को चुना? मटर को चुना। इसका कारण क्या था अभी हम समझने वाले हैं, लेकिन इससे पहले समझ लो कि उन्होंने कितने लक्षण दिए थे। अगर पूछे तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के कितने लक्षण लिए थे? 7 विपर्यासी लक्षण, एक का उल्टा दूसरा। विपर्यासी दोनों अलग अलग लक्षण लिए थे। जैसे देखो, ऐसा नहीं कि केवल लंबा लिया था, बौना भी तो लिया था। इसे जोड़ेंगे तब तो 14 हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं बात को? मतलब क्या किया था? पहले मटर का पौधा लिया जो लंबा पौधा था और बौना पौधा, तो उन्होंने जब क्रॉस किया तो उन्होंने पाया, क्रॉस हम करेंगे और हम देखेंगे भी कि क्या सच में लंबा प्रभावी है, अगर है तो कैसे है हम वो देखेंगे। तो उन्होंने पौधे की लंबाई लिया, जिसमें उन्होंने लंबा को प्रभावी बताया और अप्रभावी बौना को बताया। बीज का रंग लिया, देखा कुछ मटर के कुछ बीज ऐसे हैं जो पीले रंग के हैं, कुछ कैसे हैं हरे रंग के हैं। बीज की आकृति कुछ ऐसे थे जो गोल थे, झुर्रीदार। समझ में आ रहा है? झुर्रीदार, जिसको आप कहेंगे सिकुड़ा हुआ। आप देखते हैं मटर का जब फली कभी कभी निकालते तो उसमें एक तो ना जैसे एकदम सिकुड़ जाता है, उसे बोलते हैं झुर्रीदार। समझ रहे? तो अगला, फली की आकृति क्या होती है? जो फली थी, देखते हैं ना, कुछ फली ऐसी होती है जो पूरा फूली हुई होती है, और कुछ होती है पूरा पचकी हुई, जैसे उसमें लगता कुछ है ये नहीं है ना? जस्ट लाइक सुधीर जैसा, पूरा मतलब एकदम क्या है? पिचकी हुई। हाँ, आगे समझते हैं। फली का रंग की बात करें, फली कैसी है? फली का रंग कैसा है? हरी वाली को उन्होंने बताया बेटा प्रभावी है, और एक होती है पीली जिसको हम कहते हैं रोग लग गया है। रोग नहीं, वो क्या है? अप्रभावी। उसका जीन प्रभावी नहीं है, वो अप्रभावी है। हाँ, रोग लगने से पीला होता तो अलग बात है। अब पुष्प की स्थिति, आप देखते हैं पौधे में 2 तरीके के फूल लगते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनका फूल इनके सबसे ऊपर लगता है,
उसे क्या बोलते हैं? अग्रस्त बोलते हैं। और कक्षस्थ जो कुछ फूल क्या होते हैं? बगल में ऐसे ही लग जाते हैं। अरे भाई देखो, ये कोई पेड़ है, अगर ये फूल बगल में लग गया तो कक्षस्थ, और यहाँ ऊपर लग गया तो ये अग्रस्त या शीर्षस्थ। समझ गए कि नहीं समझ गए? बात समझ में आई? तो इतने लक्षण, तो ये समझ में आया कि मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने लक्षण लिए थे? 7 लक्षण लिए थे। 7 लक्षण हर किसी को याद होना बेहद ज्यादा जरूरी है। नहीं याद होता, ध्यान में लगाओ किस किस चीज को चुना है। बीज को चुना है, एक लक्षण इसको ऐसे बनाओ, बीज का रंग, बीज की आकृति, बीज का 2 हो गया, फली का रंग, फली की आकृति, और पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग। तीनों चीज तो याद किया। और एक बचा तुम्हारा क्या? पौधे की लंबाई। याद हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट देखो, बीज का रंग, बीज की आकृति, फूल का रंग, फूल की स्थिति, फली का रंग और फली का आकार या आकृति, एक बचा पौधे की लंबाई। याद हुआ कि नहीं हुआ? मतलब बीज के 2 लक्षण लिए, और फूल के 2 लक्षण लिए, और फली के 2 लक्षण लिए, एक लंबाई, हो गया कल्याण। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? फटाक से याद करेंगे ये 7 लक्षण। लेकिन बेटा इसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो याद करने वाली चीजें हैं वो है प्रभावी क्या है, अप्रभावी क्या है। जब मैं आपको मेंडल का नियम हल करवाऊंगा तो मैं बताऊंगा बेटा कि प्रभावी कौन सा है, अप्रभावी कौन सा है। अभी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संकर पूर्वज संकरण, उसमें हमने क्रॉस किससे करवाया था? उसके अप्रभावी वाले से या प्रभावी वाले से। बैक क्रॉस में हमने किससे करवाया था? जो परीक्षार्थ संकरण था उसमें हमने किससे प्रयोग करवाया था? परीक्षार्थ संकरण में हमने प्रयोग किससे करवाया था? उसके अप्रभावी वाले जनक से, स्मॉल टी। तो जब आप जानोगे कि प्रभावी कौन सा है, अप्रभावी कौन सा है, तभी ना क्रॉस करवाओगे। जब जानोगे ही नहीं तो कैसे करवाओगे क्रॉस? बात समझ में आई? इसको फटाफट नोट करिए, आगे समझाते हैं। चलिए अब समझते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर को ही क्यों चुना। भाई अब हमारे दिमाग में एक बात आएगी कि नहीं आएगी कि दुनिया में इतने पौधे थे, किसी पर भी मेंडल प्रयोग कर लेते अपना, लेकिन क्यों मेंडल ने केवल मटर के पौधे को चुना? इसका कारण क्या था? तो देखिए मेंडल ने ये बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर को क्यों चुना, खास करके कक्षा 12, लेकिन हम कक्षा 10 वाले हैं। लेकिन आपके दिमाग में ये रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके आगे भविष्य में अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हो, ना भी पढ़ते हो, तब भी अगर कोई पूछता है तो आप उसको ये बता सकते हो। समझ रहे हैं ना? फिलहाल तो मेंडल ने अपना प्रयोग मटर पे क्यों किया? पहला पॉइंट क्या था? 1 वर्षीय। 1 वर्षीय का मतलब जो मटर का पौधा है वो 1 वर्ष में कई बार उगाया जा सकता है। जैसे मान लो कि मटर के पौधे की जो आयु होती है वो 3 से 4 माह होती है, और एक साल में कितने माह होते हैं? 12। कितने होते हैं? 12। तो 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना? मतलब 3 पीढ़ी आप एक साल में देख सकते हो। समझ रहे कि नहीं? मटर के पौधे की 3 पीढ़ियां आप एक साल में देख सकते हो। अगर मान लेते हैं वो आम के पेड़ पे प्रयोग करते तो एक साल में आम का एक ही बार न पाते, एक ही संतान एक साल में पाते ना। तो अगर 10 पीढ़ी का अध्ययन करना हो तो कितना साल लग जाएगा? 10 साल लग जाएगा। पहला कारण यह था मेंडल ने क्यों चुना, क्योंकि यह 1 वर्षीय पौधा था जिसकी कई पीढ़ियों को हम एक ही वर्ष में प्राप्त कर सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था कि इसमें स्वपरागण और परपरागण को आसानी से देखा जा सकता है और परपरागण को आसानी से करवाया जा सकता है। जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके वर्तिकाग्र जो है ना, जो वर्तिकाग्र होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अंदर होते हैं, दबे होते हैं, परागकण काफ़ी ज़्यादा अंदर होते हैं, तो उनमें परागण कराने में समस्या आती है। लेकिन जो मटर थी इसमें ऐसा कुछ नहीं था। इसमें स्वपरागण परपरागण को पहली चीज़ तो आसानी से हम पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, और परपरागण कराना हो तो इसका वर्तिकाग्र एकदम ऊपर होता है, सबसे आसानी से आप परागकण लाओ, वर्तिकाग्र पर पहुँचाओ और वो निषेचित होगा, वो अंकुरित होकर पहुँच जाएगा अंडा से और एक नया पौधा आपको प्राप्त हो जाएगा।
उसका बीज आपको प्राप्त हो जाएगा, जो आगे चल के एक नए पौधे के रूप में क्या करेगा, विकास करेगा। तो पहला पॉइंट समझ में आया, एक वर्षी, एक वर्ष में कई बार उगाया जा सकता है। और दूसरी चीज स्वपरागण, पर परागण को आसानी से देखा जा सकता है। और तीसरा पॉइंट क्या है, इसे आसानी से आप कहीं भी उगा सकते हो, इसे आसानी से आप उगा सकते हो। कहीं नहीं उगा सकते तो गमला में उगा सकते हो, खेत नहीं है तो मिट्टी लाओ, है ना, तसला में बना के मटर उगा लो। उगा लेंगे कि नहीं उगा लेंगे? तो इसके लिए उन्होंने मटर को चुना। अगला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो मटर था उसमें एक अलग अलग मटर जो है ना, अलग अलग जगह की मटर लेके आओ, उसमें मटर में उसी के अलग अलग लक्षण प्रकट होंगे, मतलब विरोधी लक्षण। एक मटर का दूसरे मटर से कुछ ना कुछ क्या होगा, डिफरेंट होगा। उसमें सबसे ज्यादा विरोधी लक्षण उत्पन्न होते हैं किसमें, मटर में, ताकि आसानी से उसे हम पहचान सकें कि ये कौन वाली मटर है। जैसे अभी मान लो इसी कमरे में जितने लोग हैं, शक्ल एक जैसी हो लेकिन कलर क्या हो, अलग अलग हो, तब आप आराम से पहचान लोगे। लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर हो, बहुत ज़्यादा, किसी की नाक बड़ी है, किसी का कान बड़ा है, किसी की आंख बड़ी है ना, किसी का हाथ गड़बड़, किसी का बाल गायब है, तो बहुत ज़्यादा विविधता होगी तो धड़ाक से पहचान लोगे, अरे फलाना जा रहा होगा, उसी का बलवा तो गायब है। बताते कि नहीं बताते? तो ये क्या है, जब ज़्यादा विरोधी लक्षण होंगे तो वो क्या होगा, आप आसानी से उसमें करवा सकते हो प्रयोग, उस पर आसानी से कर सकते हो। और अगला पॉइंट क्या है, वे द्विलिंगी होते हैं। मतलब द्विलिंगी किसे कहते हैं, वे जीव जिसमें नर व मादा दोनों जननांग एक ही जीव में उपलब्ध हों, मतलब नर मादा दोनों एक ही जीव के अंदर हों। पौधों की बात करें तो वर्तिकाग्र और परागकोश या परागकण एक ही फूल या एक ही पादप में पाए जाएं तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे द्विलिंगी। यानी कि नर मादा दोनों भाग एक ही पुष्प के अंतर्गत पाए जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विलिंगी कहेंगे। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब हमने समझा ना कि मेंडल ने मटर पर प्रयोग क्यों किया, कितने लक्षण लिए, 7, कौन कौन से लिए वो हमने समझ लिया, उन्होंने मटर को ही क्यों चुना हमने ये समझ लिया। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंडल के जीवन के बारे में, साथ ही साथ मेंडल का जो नियम था जब उन्होंने बनाया उस समय वो प्रकाशित क्यों नहीं हुआ, बाद में कौन कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के नियमों को पुनः दोबारा से प्रकाशित किया, और आज हम उस नियम को पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ गई? बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।